वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि आप लोग 75 क्वेश्चंस कर चुके थे पहले वाले पार्ट में, और अभी हमें करना है 76 से 150, जिसमें 120 तक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें बीच बीच में भी सोशोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, तो हमें पूरे 150 करने हैं। और आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए, फटाफट इसको कर लीजिए। तो हम लोग कर रहे हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग को पता चल जाए। RPSC, PGT, एटीन का पेपर। ओके, चलिए, उसमें हमने 75 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अभी हमें 76 से शुरू करना है। सफ़ेद अपराध शब्द का सबसे पहले वाइट कलर क्राइम, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका, अब यहीं पे फिनिश कर देते हैं। सदरलैंड। आर्थिक संकट में कौन सी आत्महत्या होगी, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जब इकोनॉमिक क्राइसिस होगी तो कौन सी होगी, एनॉमिक होगी, और हम पढ़ा भी चुके हैं आपको। डिफरेंशियल एसोसिएशन जो थ्योरी है वो किसकी है, वो है सदरलैंड की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो चलिए मैच कर लेते हैं फटाफट। एनॉमी का जो थ्योरी है वो किसकी है, मर्टन की। विभेदक अवसर किसकी है, डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी किसकी है, क्लोवार्ड ओहलिन की। और उसके बाद डिफरेंशिएशन एसोसिएशन किसकी है, अभी आपने देखा सदरलैंड की। लेबलिंग थ्योरी किसकी है, बेकर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं और इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एनॉमी की बात कौन करते हैं, मर्टन। अपॉर्चुनिटी की बात ओहलिन, और एसोसिएटिंग की बात करते हैं वो एसोसिएशन की बात करते हैं सदरलैंड, और लेबलिंग थ्योरी आपकी बेकर हो गई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डिस्कशन की नीड नहीं है। ऑप्शन जो आपका हो जाएगा 4th करेक्ट आंसर। लेबलिंग थ्योरी अभी ऊपर पूछा गया, आप इसी में अच्छा वो सब पूछ रहा है, इसमें क्या उसका कॉन्सेप्ट क्या है। लेबलिंग थ्योरी का मुख्य जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका स्टिग्मा, क्योंकि वो एक धब्बा लगा देते हैं कि तुम खराब हो, तुमने खराब काम किया, तो फिर उसकी एक ऐसी ही इमेज बन जाती है, इसीलिए स्टिग्मा एक धब्बे का काम करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित युग्मों के लेखकों के युग्म में से कौन एक अपराध और विचलन के अध्ययन से संबंधित नहीं है। तो अपराध और विचलन में सदरलैंड हैं, इलियट मेरिल हैं, बनास एंड टीटर्स भी हैं। तो कोजर और रोजनबर्ग ये नहीं होंगे, क्योंकि इनका तो कॉन्फ्लिक्ट पे है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेडिशनल क्राइम नहीं है, तो ट्रेडिशनल क्राइम कौन सा नहीं है, कॉरपोरेट क्राइम जो होगा वो ट्रेडिशनल नहीं होगा। थीफ हो गया, डकैती हो गया, रेप हो गया, ये सारे आपके ट्रेडिशनल क्राइम हैं। भारतवर्ष में बाल अपराधी किस आयु समूह में आते हैं, तो यहाँ पे बाल अपराधी की बात हो रही है इंडिया में, तो वो किस आयु समूह में आते हैं, बिलो 18 ईयर्स। जो 18 ईयर्स के नीचे हैं वो बाल अपराधी में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये तो आप जानते हैं मीन मीडियन मोड होता है। उसके अलावा जो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी टेंडेंसी नहीं है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन मीन्स टू सी द थिंग्स, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन थिंग्स को कैसे देखता है, विद अ पर्पज, एक पर्पज के साथ देखता है, या विद मैनी पर्पज, या विदाउट पर्पज, ये तो होगा नहीं, फॉर इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये भी नहीं होगा, तो वो एक पर्पज के साथ देखता है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द इंटरव्यू गाइड विल बी यूज्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू बाय, जो साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार निर्देश का, ये भी पूछा जा चुका है पिछले पेपर में। कौन यूज़ करता है, तो इंटरव्यूअर यूज़ करता है, जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो ही इंटरव्यू गाइड का को यूज़ करता है। द टूल वेयर आंसर्स आर फिल्ड इन बाय रिस्पोंडेंट देमसेल्फ इज़ नोन एज, तो उसको क्या कहते हैं, जिसको उत्तरदाता स्वयं उत्तर भरता लिखता है, वह पद्धति जिसमें प्रश्नों का उत्तर स्वयं उत्तरदाताओं द्वारा लिखा जाता है, उसे क्या कहेंगे, क्वेश्चनर, क्योंकि वो जो रिस्पोंडेंट हैं वो खुद फिल करते हैं। विच टूल कैन बी यूज्ड फॉर द कंप्लीट स्टडी ऑफ सिंगल सोशल यूनिट, तो जब हम कंप्लीट स्टडी करते हैं सिंगल सोशल यूनिट की, तो उसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, तो हम केस स्टडी यूज़ करते हैं। जब हमें किसी भी इकाई का संपूर्ण अध्ययन करना होता है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं केस स्टडी। निम्नलिखित जो स्टेप्स हैं वो उसमें से आपको सही लगाना है कि कौन सा है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इन्होंने दूसरी तरह से लिखा, लेकिन फिर भी लगाते हैं हम। तो इसमें क्या होगा,
सबसे पहले तो रिसर्च डिज़ाइन होगी, फिर डेटा कलेक्शन होगा, फिर डेटा प्रोसेस होगा, डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे लास्ट में होगा। तो ये एकदम सीधा ही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, पहला ही सही हो जाएगा। अ नल हाइपोथेसिस इज़ अ हाइपोथेसिस ऑफ, जो नल हाइपोथेसिस होती है वो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, नो डिफरेंस की प्राकल्पना होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल टू बी टेस्टेड इज़ नोन, तो जब अभी टेस्टेड नोन है तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, उसको हम अभी पता नहीं है तो इसलिए हाइपोथेसिस हो जाएगी। और उसके बाद है हमारा व्हाट इज़ कॉल्ड द टेंटेटिव स्टेटमेंट विच हैज़ टू बी टेस्टेड बाय रिसर्चर, ये भी हाइपोथेसिस हो जाएगा, अभी उसको टेस्ट करना बाकी है। मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी बुक किसने लिखी है, तो आपको मैकडोनलाइजेशन से पता चल गया होगा, रिटेजर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 94, अकॉर्डिंग टू दरखाइम विच वन इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट, सोशल फैक्ट हम बता चुके हैं आपको, तो उसमें वो पूछ रहे हैं कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। द नेचर ऑफ सोशल फैक्ट इज़ एब्स्ट्रैक्ट, तो जो सोशल फैक्ट की नेचर है वो क्या एब्स्ट्रैक्ट होती है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन एक जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा सोशल फैक्ट इज एक्सट्योरिटी, बाहर होता है। कॉन्स्टेंट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल फैक्ट, तो ये बाह्यता और बाध्यता दोनों ही उसकी विशेषता होती हैं। सोशल फैक्ट में भी नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल बोथ दोनों ही हो सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है, इसीलिए पहला वाला करेक्ट नहीं है। और आप ये भी याद कर लीजिए जो सोशल फैक्ट होता है वो मूर्त होता है, ना कि अमूर्त। सामाजिक क्रिया की वेवियरियन वर्गीकरण का सही क्रम क्या है, तो उसका सही क्रम है ट्रेडिशनल एक्शन, ज्वैक रैशनल, वर्ड रैशनल, अफेक्चुअल या ट्रेडिशनल। तो इसमें इन्होंने वैसे तो हम देखें, हमने जो आपको बताया था पहले ज्वैक रैशनल था, उसके बाद वर्ड रैशनल था, फिर अफेक्चुअल और ट्रेडिशनल, तो ये सीक्वेंस था और यही इन्होंने भी माना है, पर कभी कभी ये लोग अपोजिट भी मान लेते हैं, तो उसे भी याद रखना। उसके बाद है हमारा वर्स्टहैन अप्रोच से कौन संबंधित है, तो वर्स्टहैन से भी आप जानते ही हैं, वेवर ही है। उसके बाद है अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ये किसने कहा है, ये तो कहा है कार्ल मार्क्स ने। मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सह लेखक कौन थे, तो उनके साथ एंजल्स ने लिखा था। उसके बाद आपको अगेन मैच करना है, तो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात कौन करते हैं, दरखाइम। और उसके बाद है आपका रैशनलाइजेशन की बात कौन करते हैं, वेबर। एलिनेशन की बात कौन करते हैं, कार्ल मार्क्स। और वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं श्रीनिवास। तो अब इसको मैच कर लेते हैं, 1 में 2, 1 में 2, 2 में है, और रैशनल 2 में 3, 2 में 3 भी 2 में है। एलिनेशन सी में 4, ये यहाँ से मैच हो गया, ऑप्शन 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है मेथड इन सोशल रिसर्च बुक किसने लिखी है, तो मेथड इन सोशल रिसर्च जब इन हो जाएगा तो हो जाएगा गुडे एंड हार्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट ये भी पूछा जा चुका है, मैक्लूहन ने दिया। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है, वो किया श्रीनिवास ने। उसके बाद है कौन उत्तराधुनिक विचारक नहीं है, तो उत्तराधुनिक डरीडा, लियोटार्ड, जेमसन है, लेकिन नियो फंक्शनलिज्म अलेक्जेंडर उत्तराधुनिक नहीं है। छात्र अपनी समर्थता के अनुरूप किस प्रकार निष्पादन करते हैं, यह क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है क्षमता संदर्भ, एबिलिटी रेफरेंस्ड, हाउ आर स्टूडेंट परफॉर्मिंग रिलेटिव टू व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, ये क्या दिखाता है, एबिलिटी रेफरेंस्ड। छात्र क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये क्या दिखाता है, ये भी यही दिखाता है, एबिलिटी रेफरेंस। उसके बाद है निम्नलिखित में से क्या आकलन की रूपरेखा का तत्व नहीं है, तो उद्देश्य, विशिष्टीकरण, वैधता, प्रणाली, तो सिस्टम उसका नहीं होगा। आकलन की रूपरेखा का तत्व सिस्टम नहीं होगा। शिक्षार्थी का स्वयं प्रत्यय निर्भरता से स्वनिर्देशित स्तर की तरफ जब बढ़ेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोगॉगी। जब लर्नर सेल्फ कॉन्सेप्ट मूव टू बीइंग डिपेंडेंट और इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सेल्फ directedness in an assumption of andragogy। तो ये क्वेश्चन जो
टीचिंग एप्टीट्यूड वाले हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी हम लोग ऐसे देख लेते हैं। जिस पेपर के सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड आता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, तो आप अगर उस पर्पज़ से या यूजीसी नेट के लिए कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट होने वाला है। रॉबर्ट सिल्वेस्टर के अकॉर्डिंग शिक्षक शिक्षा की पाठ्यचर्या से मस्तिष्क विज्ञान की अनुपस्थित किस बात की संभावना को उत्पन्न करते हैं, तो वो उत्पन्न करते हैं शैक्षिक पिछड़ापन। छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब अपना उसका निर्माण करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हो जाएगा। खुद की विचार प्रक्रिया पर सजगता तथा समझ है, स्वसमझ, अंतरासमझ या मेटाकॉग्निशन या स्वसंज्ञान, तो मेटाकॉग्निशन इज अ करेक्ट आंसर। उन्नत संगठन या अधिगम वृद्धि के लिए संगठन आव्यूह, ये मूल धारणा किसकी थी, तो हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट लिखी है, लेकिन डेविड आसुबेल का इसके पहले वाले में भी पूछा गया था। एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर की बात डेविड आसुबेल करते हैं, ये लर्न कर लीजिएगा। रचनात्मकतावाद की वर्तमान अवधारणा सम्मिश्रण है किसकी, जब कंस्ट्रक्टिविज़म की बात होगी तो जीन पियाजे की भी बात की गई थी, लेकिन जीन पियाजे की इसमें 2 में बात हो रही है, तो हम फर्स्ट और 3 में से देख लेते हैं कि कौन है। तो जीन पियाजे कॉग्निटिव मनोविज्ञान की, जीन पियाजे लेव वाइटगोस्की की और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की, तो 2 लोगों की है, इसलिए इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बोलने वाले और सुनने वाले साझा लक्ष्य पर जो एक दूसरे के लिए सार्थक हैं, इस पर समान रूप से सहमत हैं, तो ये क्या है, जब 2 लोग समान रूप से सहमत हैं तो कोऑपरेटिव लर्निंग हो जाएगी। भावनात्मक विकास को किसके संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के संदर्भ में अच्छा समझा जा सकता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। MHRD के द्वारा इनमें से कौन सा वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है यूजीसी नेट में। वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल किससे है, तो ये है साक्षात से, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन में भी पूछा जा सकता है। NROER रिफर्स टू, ये किससे रिफर्स करता है, ये आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका मतलब है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर, और इम्पॉर्टेंट भी है, में भी कहीं भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है ICT डिफाइंड एज, ICT को क्या मतलब है, तो विभिन्न तकनीकी उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिससे सूचनाओं का संप्रेषण, सृजन, प्रसार, संग्रहण तथा प्रबंधन किया जा सके। इंटरनेट का उपयोग करते हुए छात्रों द्वारा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग, सूचना एवं संप्रेषण के लिए तकनीकी उपकरण का उपयोग, या फिर सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2 विभिन्न तकनीकी उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिससे सूचनाओं का संप्रेषण, सृजन, प्रसार, संग्रहण, प्रबंधन सब कुछ किया जा सकता है, वही ICT है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, तो ये तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसमें ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटत प्रणाली से मुक्त हो या सुनिश्चित करना, व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना, ऐसी पाठ्यचर्या सुनिश्चित करना जो पाठ्य पुस्तक के बाहर भी जाती हो, तो इसलिए प्रोमोटिंग बिहेवियरिस्टिक अप्रोच हो जाएगा इसका आंसर, NCF 2005। ओके। निम्नलिखित में से क्या खोज प्रशिक्षण प्रतिमान की अवधारणा नहीं है, तो ये क्या पूछ रहा है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की जो कॉन्सेप्ट अजम्पशन है वो कौन सी नहीं है, संपूर्ण ज्ञान अनिश्चित है, एक प्रभाव के अनेक कारण हो सकते हैं, उत्सुकता एवं समस्या समाधान व्यक्ति की प्रकृति है, रटना संपूर्ण ज्ञान का आधार है, तो रटना कभी भी संपूर्ण ज्ञान का आधार नहीं हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा।
उसके बाद है निम्नलिखित में से क्या सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत नहीं आता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अंतर्गत क्या नहीं आता है वो आपको ढूंढना है। तो इसमें क्या नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, असर्टिव ट्रेनिंग मॉडल, इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल या एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो इसमें हो जाएगा असर्टिव ट्रेनिंग मॉडल। निश्चयात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान नहीं आता है। सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया है। तो ये किया है जे गॉर्डन ने। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया। तो वो सब आ जाते हैं। ये कथन किसका है, ये इम्पोर्टेंट है, ये है वुडवर्ड का। वो सारी चीज़ें आएंगी जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया था। ये सोशियोलॉजी में पूछा जा सकता है कि इन्वायरमेंट के बारे में ऐसी डेफिनेशन किसने दी थी जो सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा था जब उसने अपनी लाइफ को बिगन किया था। तो ये थे वुडवर्ड। उसके बाद किशोरावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो विपरीत लिंगी प्रेम भावना का अभाव, ये तो नहीं होगा। कल्पना शक्ति का अभाव नहीं। संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव और सामाजिक सेवा की भावना का अभाव। तो उस टाइम पे वो संवेगात्मक विकास के कारण स्टेबिलिटी और वो एडजस्टमेंट का थोड़ा सा नहीं हो पाता है जब एडोलसेंस एज में होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सिफेलोकॉडल विकास नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये सोशियोलॉजी में भी पूछा जा सकता है। एक सेकेंड। इसके अकॉर्डिंग पहले सिर के भाग, फिर क्रमशः धड़, हाथ और पैर का विकास, पहले धड़, हाथ, पैर, फिर सिर का भाग का विकास, संपूर्ण शरीर का समान विकास या व्यक्ति पर निर्भर। तो इसमें पहले सिर हेड ऊपर होगा, फिर धड़, हाथ और पैरों का विकास होगा। तो हेड आप जैसे कि आपकी बॉडी है उस तरह से आप कर सकते हैं, हेड, बॉडी, हैंड, डेवलपमेंट ऑफ लेग, इस तरह से होगा इसमें। ये भी ठीक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के गौण नियम का हिस्सा नहीं है। तो इसमें बहु अनुक्रिया का नियम, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, तत्वों की पूर्व समर्था का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम। तो इसमें ऑप्शन 2 प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, थॉर्नडाइक का नहीं है। बाकी ये तीनों हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्स और तत्वों की पूर्व समर्था का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम, लेकिन प्रभाव इफेक्ट का नहीं है उनका। अवधान के लिए संवेग एक क्या है। तो अवधान के लिए संवेग क्या है, अर्जित प्रेरणा, सामान्य क्रिया, आंतरिक प्रेरणा या अनावश्यक भाव है। तो वो है आंतरिक, इंटरनल मोटिवेशन अटेंशन के लिए, ठीक है, इमोशन, इंटरनल मोटिवेशन होता है। निम्नलिखित में से क्या संप्रेषण का एक तत्व नहीं है। तो संप्रेषण का तत्व कौन सा नहीं है। संप्रेषण संदर्भ, मेंटल स्टेट, सेंडर फीडबैक। तो मेंटल स्टेट नहीं होगा संप्रेषण का। निम्नलिखित में से कौन संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। तो शिक्षक का स्थान संगणक ले लेता है, व्यक्ति विभिन्नता को प्राथमिकता दी जाती है, या शिक्षण की पूर्व तथा अंतर पक्ष को बल देती है, या केवल प्रशिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी नहीं होगा, केवल प्रशिक्षण के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। इसमें ये सारी चीज़ें भी होती हैं। निम्नलिखित में से क्या क्रियात्मक मनोगत्यात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है। साइकोमोटर डोमेन का हिस्सा पूछ रहा है कि नहीं है कौन सा। तो ऑर्गेनाइजेशन उसका हिस्सा नहीं है, कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है, हैबिट फॉर्मेशन है। उसके बाद हमारा है ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्य संपूर्णता में प्राप्त किए जा सकते हैं शिक्षण तकनीकी के द्वारा। ज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें है संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का अनुगमन करता है,
नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम का अनुगम करता है, श्रृंखला अधिगम विभेद अधिगम का अनुगम करता है, या नियम अधिगम समस्या समाधान अधिगम का अनुगम करता है। तो इसमें 2 होना चाहिए। रूल लर्निंग फॉलोज कॉन्सेप्ट लर्निंग। नियम अधिगम संप्रत्यय अधिगम का अनुगम करता है ज्ञाने के अकॉर्डिंग। तो ये सिर्फ ये आपको कोई भी इसमें लर्न करने की नीड नहीं है। जो लोग एजुकेशन वाला पोर्शन जिनके सिलेबस में है वो पेपर लगाते हैं, तो वही लोग इनको लर्न करें, उनके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। साइबरनेटिक का सिद्धांत संबंधित है, साइबरनेटिक का सिद्धांत संबंधित है फीडबैक से। साइबरनेटिक इज रिलेटेड टू फीडबैक। मूल्यांकन प्रणाली मूल्यांकन के दौरान इनमें से क्या सार्थक नहीं है? तो निष्पादन, उपयोगिता, आकार, कीमत। तो मूल्यांकन प्रणाली में कॉस्ट जो है रेलिवेंट नहीं है। वह महाद्वीप जहाँ समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ। तो इसलिए मैं कह रही थी इसमें बीच में सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको पूरा करना पड़ेगा, और वो यहाँ से स्टार्ट हुए। तो सबसे पहले समाजशास्त्र का विकास कहाँ पे हुआ? यूरोप में। समाजशास्त्र के संस्थापक फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? तो वो हैं ऑगस्ट कॉम्ट। बीर स्ट्रीट के अकॉर्डिंग कौन सी समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? ये बहुत पूछा जाता है। तो आप बीर स्ट्रीट के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र की जितनी भी विशेषताएं हैं उनको लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये जीआईसी में भी कई बार पूछा गया और पीजीटी में भी। तो इनके अकॉर्डिंग कौन सी विशेषता नहीं है? इट इज़ अ प्योर साइंस, वो प्योर साइंस कहते हैं इसको। इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस, एब्स्ट्रैक्ट साइंस कहते हैं। एम्पिरिकल साइंस कहते हैं, कैटेगरिकल साइंस कहते हैं, और अप्लाइड साइंस नहीं कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन 2 नहीं होगा। और आपने देखा ये कई बार रिपीट हुआ है, तो एक बार आप इसको लर्न कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, एक नया क्वेश्चन आएगा ज़रूर। भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण कब स्टार्ट हुआ? फॉर्मल टीचिंग ऑफ सोशियोलॉजी बिगेन इन इंडिया कब स्टार्ट हुई? तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो 1919 में स्टार्ट हुआ। किसने कहा विज्ञान का संबंध? देखो अब यही मैं आपको बता रही थी कि जब यूनिटी की बात होगी, तो अभी 16 वाला जब पेपर हम लोग कर रहे थे उसमें हमने बताया था यूनिटी वाली डेफिनेशन आई थी, एकता, जिसमें आंसर हमने बताया था वो पियर्सन था। यहाँ पूछ रहा है संबंध, हालांकि ऑप्शन इसने नहीं दे रखा है, अगर दे रखा होता तो कंफ्यूजन हो जाता। दोनों एक ही डेफिनेशन है, एक में संबंध की बात करता है, एक में एकता की बात करता है। तो जब वो संबंध की बात करेगा, यानी संबंध विज्ञान का संबंध पद्धति से, तो उसका आंसर हो जाएगा एकता। और जब वो संबंध की जगह एकता की बात करेगा तो उस यूनिटी, तो उसका आंसर हो जाएगा पियर्सन। और आप दोनों ही डेफिनेशन लर्न कर लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। किस विद्वान ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ये किसने कहा है? तो ये कहा है अकबर ने। सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंस। और ये डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा पूछी जा चुकी है, तो आप इसको भी लर्न कर लीजिएगा। इसी में एक और डेफिनेशन है जो वो भी इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो अगर यहाँ पे कहेगा कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो आग बन हो जाएगा। लेकिन अगर कहेगा समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, मतलब यहाँ पे सामाजिक जीवन नहीं लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा समाज। अगर सिर्फ सोसाइटी लिखा है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये यही रहेगा। लेकिन सामाजिक जीवन की जगह हो जाएगा समाज, तो वो कौन है? गिडिंग्स हो जाएंगे। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो समाजशास्त्र का अगर सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन तो आगबन, अगर समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन तो गिडिंग्स की डेफिनेशन है। उसके बाद है एक स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना कब हुई? तो सोशियोलॉजी वॉज इस्टेब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन इन कौन से ईयर में हुई? ये तो बहुत बार पूछा गया है, 1838 में। निम्नलिखित विचारकों में से कौन समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है? तो यहाँ पे पूछ रहा है सिंथेटिक स्कूल से कौन संबंधित है, तो वो हो जाएंगे आपके सोरोकिन।
किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का यूज़ किया, ये भी हम आपको पढ़ा ही रखे हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने इथोलॉजी शब्द का यूज़ किया था सोशियोलॉजी की जगह। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? तो समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक कौन सा नहीं है? वो है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन तो बाद की बात है ना, वो तो पहले नहीं हुई थी, तो इस वजह से ये उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है। उसके बाद है सोशलॉजिकल इमेजिनेशन बुक किसकी है? तो सोशलॉजिकल इमेजिनेशन बुक है C.W. मिल्स की। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का प्रतिपादक है? तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? आगस्ट पॉजिटिविज्म के। गेसेलशाफ्ट का अर्थ क्या है? गेसेलशाफ्ट का जो अर्थ है वो है समाज या समिति, दोनों ही होते हैं। और गेमेनशाफ्ट का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी। किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो ये कहा मैकाइवर एम पेज ने। ज्ञान के विकास के 3 स्तरों का नियम का प्रस्ताव किसने दिया था? तो वो दिया था ऑगस्ट कॉम्ट ने। गेमेनशाफ्ट और गेसेलशाफ्ट जो सब समाज के 2 टाइप हैं वो किसने दिए? टॉनिज ने। गेमेनशाफ्ट अभी मैंने बताया था गेमेनशाफ्ट का जो अर्थ है वो क्या है? तो गेमेनशाफ्ट का जो अर्थ है वो है कम्युनिटी। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हम 120 करके ही ड्रॉप कर देते तो हमारे ये क्वेश्चंस रह जाते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस पेपर के जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए हमें पूरा पेपर करने की नीड थी। और इसी के साथ साथ आपने देखा इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन हमें नए मिले हैं जो हमें अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। और मेन हमारा फोकस ये है कि आपने इसमें ये देखा कि कितना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन और किस किस पोर्शन से कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मेनली जो PGT में पूछे जाते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही पूछे जा रहे हैं, जैसे कि समिति संस्था हो गया और गेमेनशाफ्ट गेसेलशाफ्ट हो गई, या एमरजेंस कैसे हुआ सोशियोलॉजी का, या 1-2 डेफिनेशन पूछी जा रही हैं। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पेपर पूछा जा रहा है, कोई डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है, इतना परेशान होना नहीं है। आपको करना क्या है, बस एक बार अपने सिलेबस को देखकर सारे टॉपिक्स को ऐसे देख लेना है और एक बार डेफिनेशन पे काम कर लीजिएगा। हालांकि हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मेन चीज़ मैंने कवर की है, होल सिलेबस को भी नहीं किया है। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, तभी हमने पेपर्स को डिस्कस कर दिया, क्योंकि ये आपको हर जगह अवेलेबल नहीं मिलेंगे। बाकी आपको वो सारी चीज़ें तो हर जगह मिल सकती हैं। तो अभी मेरा यही टारगेट है, जब तक पेपर हो रहा है तब तक हम आपको सारे पेपर्स को सॉल्व करा दें। और इम्पॉर्टेंट जो थे, जो नहीं मिल सकते थे, वो मैंने आपको कवर कराए हैं। बाकी जैसे टाइम रहेगा वैसे हम कवर करेंगे। तो आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करिए और फटाफट इन पेपर्स को करते रहिए, तो डेफ़िनेटली आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बेनिफिट होगा। और इसी के साथ हमने जितने भी RPSC के पेपर्स थे वो लगभग सारे किए हैं। अभी एक पेपर रह गया जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट वाला 2022 वाला, तो वो हम अब उसको करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारी इस टाइप की वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं। और अगर आपको वीडियो हमारी रिलायबल लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं कोशिश करूँगी कि जितने लोग भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो किसी चीज़ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, UGC नेट का भी मैं आगे कवर करूँगी। अभी मेरा जब तक PGT का पेपर नहीं हो जा रहा है तब तक मेरा फोकस यही रहेगा कि हम PGT को अच्छे से उसके पेपर्स को कर लें, ताकि अगर रिपीट होता है, जैसे कि हायर एजुकेशन में जो हुआ, रिपीट क्वेश्चंस आए थे लेकिन फिर भी कई लोगों के गलत हो गए, तो वो मिस्टेक यहाँ पे ना हो, इसलिए हम आपके साथ ये वर्क कर रहे हैं। और डेफ़िनेटली आप भी मेरे साथ वर्क कर रहे हैं तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।